हेलो बच्चों। क्लास 8th की जो पुरानी वाली बुक्स थी वो बदल दी गई हैं। इवन सोशल साइंस में क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों की बुक्स बदल दी गई हैं। उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा बेटर ढंग से और रिफाइंड वे में हर चीज़ को प्रेजेंट किया जा सके और एक सही अप्रोच बन सके, जिससे कि बच्चे सामाजिक विज्ञान को न केवल पढ़ें बल्कि अपने जीवन एवं आसपास होने वाली दैनिक गतिविधियों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। इसीलिए इनका नाम है सोसाइटी एंड द बियॉन्ड करके है, जिसमें स्पेसिफिकली सोसाइटी पर फोकस किया गया है और सोसाइटी के साथ साथ उसके आसपास होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखा गया है। इसमें हिस्ट्री, पहले जो आप पढ़ते थे वो बेसिकली आपको मिलता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, तीन ही हिस्सा मिलता था। क्लास 9 से फिर इकोनॉमिक्स मिलता था। अब यहाँ पर आपको गवर्नेंस भी ऐड किया गया है। टेपेस्ट्री ऑफ पार्ट्स करके हिस्ट्री का भी पोर्शन है, ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको 5 सेक्शन में बांट के सोसाइटी, कल्चर और बाकी सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है। तो ये जो अभी पहले पार्ट वाली बुक है ये अवेलेबल है, जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। अब ये आपके स्कूल्स के हिसाब से होगा, जरूरत होगी तो मैं ओल्ड बुक्स भी डाल दूंगा और ये नई बुक्स हैं। ये है रिसोर्स समझने की जरूरत है। रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जो हम अपने उपयोग हेतु उसे किसी भी अलग पर्सपेक्टिव में या किसी अलग वे में या किसी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वही रिसोर्स है। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लकड़ी है तो वो केवल आप उसे वुडन लॉग के तौर पर देखेंगे। जब उसी लकड़ी को आप कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल में, चेयर में, अपने किसी काम की वस्तु में, तो वो संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपका रिसोर्स है। तो जब रिसोर्स होगा तो वो नेचुरल में भी डिवाइड होगा और मैन मेड में भी होगा। यहाँ जो आपका चैप्टर है वो नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा है। अभी यहाँ पर मैन मेड रिसोर्सेज नहीं दिए गए हैं। इसके बाद आपको हर चैप्टर में ये मिलेगा कोटेशन। कोटेशन का बेसिक पर्पस है एक तरह से ओवरव्यू देना या एक तरह का इंसाइट जनरेट करना। पहले ये कोटेशंस नहीं थे, अब हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कोटेशंस दिए गए हैं। ये क्रिस्टियना का दिया हुआ है जो कि द फ्यूचर वी चूज में उन्होंने लिखा है। इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में लगातार इस बात को लेकर के लड़ाई चलती रहती है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। जैसे जैसे बदलाव होता है उस बदलाव की प्रक्रिया के साथ हम इन्वायरमेंट को लगभग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। कभी भी कहीं पर भी रहने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सिंपल वे में जो हम अब तक करते आए हैं कि अगर कहीं पर जमीन है तो हम सामान्य तौर पर उस जमीन को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद वहां पर कोई ना कोई नई चीज हम स्टेब्लिश कर देते हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें कि ये एक एरिया है, तो स्टार्टिंग में जब भी कोई एरिया होगा तो उस एरिया में नेचुरल वे में आपको घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ती कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस एरिया में, ये पूरा का पूरा नेचुरल रीजन होता है। अब जब
किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन होना इन्वायरमेंट से शुरू होता है तो पहला काम यही होता है कि हम इस नेचर पे क्या करते हैं, अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए इतना हिस्सा था, हमने इसका इतना हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया, तो हमने क्या किया, उसी उसी हिस्से को एक तरफ से काट दिया या एक तरफ से अपने पास रख लिया इस्तेमाल करने के लिए। इन अ सिंपल वे ये आपका नेचुरल एस्पेक्ट था, क्योंकि अगर हम अर्थ को इस ढंग से ज्योग्राफिकल वे में इमेजिन करें कि जब हम नहीं थे, क्योंकि हम जितने कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो चाहे होम्योस्टैटिस का हो या रीजनरेशन का हो, अगर हम इस पृथ्वी पर नहीं थे तब ये पृथ्वी बहुत शांति से अच्छे से चल रही थी। कई बार एक इंसान होने के तौर पर हमें भ्रम हो जाता है कि शायद हम ही हैं जिससे ये दुनिया चल रही है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जब हम नहीं थे तो भी पृथ्वी बहुत खूबसूरत थी, और जब हम नहीं होंगे तब भी पृथ्वी खूबसूरत रहेगी। बस हमने अपने को इतना बड़ा बना लिया कि हमारा होना ही इस पृथ्वी पर उपद्रव हो गया। जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं या डिजास्टर हैं, उनके आने के पीछे का रीजन ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया इम्बैलेंस है। नेचर के पास अपनी पावर है चीजों को रीस्टोर करने की, रिस्टोरेशन की पावर है, साथ ही जो दूसरी पावर है वो रीजनरेशन की पावर है। सिंपल वे में बहुत से ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो अब तक खोजे नहीं गए होंगे, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर आप जमीन पर चलते हैं तो उसी जमीन पर बहुत सी चींटियां भी चल रही हैं, बहुत से चींटे भी चल रहे हैं, जमीन के नीचे अर्थवॉर्म भी हैं। जब आप खेती करते हैं और जमीन को खोदना शुरू करते हैं तो जमीन के खोदने पर आपको पता चलता है कि वहां ऐसे बहुत सी चीजें या बहुत से छोटे छोटे स्मॉल बीइंग्स हैं जो रहते हैं, जो उस मिट्टी को नाइट्रोजन दे रहे हैं। तो जब ये नेचर बना तो नेचर के साथ हर एक का रोल डिफाइन हो गया था, और उस रोल के अकॉर्डिंग नेचर चल रहा है। वहां कोई भी रोल एक दूसरे को सुपरसीड नहीं करता, एक दूसरे को परेशान नहीं करता, और एक दूसरे के साथ जल्दी क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। वो एक ऑर्डर बना हुआ है। अगर आप उसी को साइकिल में पढ़ना शुरू करेंगे, या जो आप पिरामिड पढ़ेंगे जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो ऊपर से नीचे तक हर एक चीज फिक्स है। कौन घास खाएगा, कौन ऊपर उसको रेप्टाइल्स, मतलब कौन कार्निवोरस है, कौन ओमनीवोरस है, कौन हर्बीवोरस है, सारी चीजें फिक्स हैं। उसमें किसी तरह का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। केवल ह्यूमंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के मोड में रहते हैं, बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन साइकोलॉजिकल डिलेमास इन देयर ओन लाइफ। तो वो अभी नहीं पढ़ना है। बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से पूरी तरह से हार्मनी और पीस में रहता है। हमारे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं है, और हमारा होना ही उपद्रव है, क्योंकि हम अर्थ को उस हिसाब से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि अप्रोच क्या होगा। तो पहला जब अप्रोच है, जब हम अर्थ में एज अ ह्यूमन आए तो हमने धीरे धीरे इस पृथ्वी को उस ढंग से इस्तेमाल करना शुरू किया जिसमें हम ये मानते थे कि प्रकृति हमारी देवता है या प्रकृति सब कुछ है। आज भी जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनको पिछड़ा कहते हैं, वो जो समुदाय हैं वो आज भी प्रकृति की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है प्रकृति ही सब कुछ है। जबकि हम धीरे धीरे जितना विकसित होते चले गए, हमने उतना ज्यादा पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। पृथ्वी से मतलब इन्वायरमेंट से आप समझ सकते हैं। तो हमने इन्वायरमेंट को जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया उतना ज्यादा खराब किया। और जब हम इस पृथ्वी को, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो अल्टीमेटली जो डिजास्टर्स हैं वो तो आना ही होगा। ऐसे में मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है। इस पीस ऑफ लैंड के हिसाब से ये आपका पूरा नेचुरल एस्पेक्ट था। इसमें जब हमने इंटर किया, अब यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं किसी भी चीज का अप्रोच क्या हो सकता है। तो पहला अप्रोच ये था
कि हमने पृथ्वी को जितना ज्यादा जरूरत थी, जितना इन्वायरमेंट को जरूरत थी, हम डिस्ट्रॉय करते चले गए। यहाँ तक काम नहीं बना तो हमने इसे यहाँ तक ले लिया, फिर नहीं काम बना तो हमने यहाँ तक ले लिया। तो धीरे धीरे करते करते हमने क्या किया, एक बैलेंस जो क्रिएट होना चाहिए था उसे डिस्टर्ब करने का काम किया। इन सिंपल टर्म्स ये हो गया आपका क्या, ह्यूमन सेटलमेंट या मैन मेड एरिया हो गया। और जो इधर वाला हिस्सा था वो आपका नेचर हो गया। तो मैन वर्सेस नेचर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो रिसोर्सेज में सिंपली यही हो रहा है। अब जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, इसीलिए पॉपुलेशन पर चर्चा होती रहती है कि क्या पॉपुलेशन फायदा का विषय है या पॉपुलेशन नुकसान का विषय है, बून या बेन। क्योंकि लगातार हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए फ्यूचर को लेकर के, हमारी जो प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, वो क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। अब हमने जो फिलहाल वर्तमान में अप्रोच है वो यही है कि इन्वायरमेंट को हम काटते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ तक हम आते चले जा रहे हैं। अब फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये समझ में आया कि अगर हम लगातार ऐसा करेंगे तो जो अर्थ है वो इम्बैलेंस में आ जाएगा। यहाँ तक कि हमने सिर्फ बातों से नहीं समझा, जब नेचुरल डिजास्टर्स आना शुरू हो गए तब हमें समझ में आया। जब कहीं भूकंप आया, भूकंप आने के पीछे पता चला रीजन था कि हमने बहुत डीप में ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग क्यों की, अगेन वही चीज, रिसोर्सेज को निकालने के लिए ड्रिलिंग की। लगातार ड्रिलिंग करने से वो जो एरिया था नीचे का वो कमजोर होता गया, और जब वहां तक हम लगातार रिसोर्स को निकालने के लिए विस्फोट करते रहे और फिर जब वहां से भूकंप आया तो उसने सब कुछ तहस नहस किया। या पहाड़ी इलाका है, वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, तो हमें लगा कि अच्छा अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फिर वही जब धीरे धीरे भूकंप सुनामी में कन्वर्ट हो गया तो हमें लगा कि जब जान माल का नुकसान हुआ, धीरे धीरे चक्रवात आए, तो इन चीजों से हमें पता चलने लगा कि नहीं, नेचर जो है इम्बैलेंस में जा रहा है, इसको हमें रोकने की जरूरत है। तो इस नेचर के इम्बैलेंस को समझने के लिए, और जब हमने इसे स्टडी किया, अलग अलग कमिटीज बनी, फिर हमने इस अप्रोच को चेंज किया। तब ये अप्रोच हुआ कि नेचर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया जाए, नेचर के कुछ एरियाज हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाए। उसी में आता है सेंचुरी हो गया आपका, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इन चीजों को हमने बनाना शुरू किया क्योंकि इंसान को ये समझ में आ गया कि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति पलट के हमें नुकसान पहुंचा देगी। अब ये जो दूसरा अप्रोच था, तब आया सेव इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट कि इन्वायरमेंट को बचाइए। अब ऐसे में फिर से एक सवाल उठता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा अप्रोच क्या होगा। तो हमारा जो अब का अप्रोच है वो कुछ ऐसा होता जा रहा है, या जो भी जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज हैं जो भी प्रोडक्टिव वे में सोच रही हैं, अब वो एक तरह का तारतम्य बनाने की कोशिश कर रही हैं। तारतम्य से क्या मतलब है हमारा, बेसिक तौर पे वो ये देख रही हैं कि हम इस ढंग से चीजों को क्रिएट करें कि जहां पर ह्यूमंस हैं उन्हीं के बीच में सेटलमेंट भी हो और इन्वायरमेंट भी हो। इन टर्म्स ऑफ, मान लीजिए ये जो एरिया है ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एरिया है, और जो इधर वाला एरिया है वो आपका ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया हो गया। धीरे धीरे या लास्टली हमको ये समझ में आने लग गया कि अगर हम लगातार इस तरह बढ़ते रहेंगे, ये हमारा जो लास्टली अप्रोच आया कि अगर हम लगातार इसी तरह बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम खुद को ही खत्म कर लेंगे। तब इसके पीछे क्या विकल्प था, इसके पीछे यही ऑप्शन था कि हम
इन्वायरमेंट के साथ एक तरह का कोलैबोरेशन रखें, क्योंकि जब शहरों को लगातार विकसित किया गया और जब शहर बनाए गए तो उन शहरों को बनाने के क्रम में हमने ग्रोथ तो बहुत तेजी से की। वो सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जिसमें कहीं पर भी एक जगह कोई एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा उसके आसपास चीजें ग्रो करेंगी। शहर का बेसिक मतलब यही है जहां पर अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा है तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर आते हैं, रूरल से अर्बन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब अर्बन में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती है और लोग वहां बसते हैं, लगातार डेवलपमेंट होता है, सारी बिल्डिंग्स और रोड्स बन जाती हैं, तब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर तो अर्बन हीट आइसलैंड का कॉन्सेप्ट हो रहा है। मतलब इतनी ज्यादा हीट बढ़ जा रही है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, नीचे कंक्रीट की रोड है, सब सूरज की जो रोशनी है, जो तपिश है, जो ऊष्मा है, इतना ज्यादा सोख ले रहे हैं कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज से 50 साल या 100 साल पहले की स्थिति को हम देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, तो वो सिचुएशन कुछ और है, और अगर हम आज की सिचुएशन देखेंगे तो वो कुछ और है। यहीं से फिर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया अर्बन प्लानिंग का। अभी आपके में नहीं है, इतना आगे नहीं जाना है। तो अर्बन प्लानिंग अगर आप सिंपली देखें, अर्बन प्लानिंग की बात करें तो शहर भी एक वो है हमारे देश में जो अनियोजित तौर पर बस गए हैं, दूसरे ऐसे हैं जिनको नियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है, तीसरे ऐसे हैं जो प्लान्ड सिटीज हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे प्लान्ड सिटीज को डेवलप करने का काम चल रहा है। इन सिंपल वे इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में अब एक तरह का कोलैबोरेशन किया जा रहा है या एक तरह की तारतम्यता स्थापित करने की प्रयास किया जा रहा है जिससे डिजास्टर का सामना ना करना पड़े। और जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, इंडिया में भी काम चल रहा है, लेकिन बहुत सी मॉडर्न कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने शहरों को इस ढंग से बसा रखा है कि वो शहर ही प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जब खराब होगा किसी भी जगह का, पोल्यूशन लेवल अपने आप बढ़ेगा। जैसे हमारे देश में दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है और पीक जाता है जब कभी पराली जलाने की घटना हो या फिर दिवाली के आसपास का समय हो, जब भी पीक में चीजें जाती हैं तो वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो पूरी तरह से खराब होती है। और जब ह्यूमन हेल्थ डैमेज होती है तो फिर लास्टली वही बात आती है कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करो, पॉलिसीज बनाओ। तो वही एक ही इस बात का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि अपने आसपास इन्वायरमेंट को ऐसे बनाया जाए कि हम इन्वायरमेंट के बीच ही रह रहे हैं। अब तक हमने शहरों को इस ढंग से डेवलप किया है कि शहर में हम तो रह रहे हैं और हमने नेचर को हटा दिया। इसीलिए जब भी कभी उत्तराखंड जैसी जगहों पर बाढ़ आती है, बादल फटता है, या फिर हर साल जिन जगहों पर बाढ़ आती है, कछारी इलाके में रहने वाले लोगों के जो घर हैं वो डूब जाते हैं। जब आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, अगर नदी ऐसे बह रही है तो एटलीस्ट उसका अपना एक रास्ता या दायरा होता है। तो उसका एटलीस्ट अगर नदी बह रही है तो उसका इतना दायरा तो होना चाहिए, क्योंकि नदियां प्राकृतिक हैं, वो किसी सीमाओं को नहीं मानती हैं और उसके अनुसार ही बहती हैं। सरकार के मना करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद लोग इस कछारी इलाके में बसते हैं जो ये नदी है, और नदी से बीच नदी के आगे तक का जो रीजन है वहां लोग बसते हैं, यहाँ घर बनाते हैं और नदियों का रास्ता रोकते हैं। और जब ये मौसम बदलता है या फिर जो भी मानसून का मौसम है, जब नदियों में पानी ज्यादा होता है तो इस इलाके में नदी अपने आप इंटर होती है। हर साल लोगों को बाढ़ में उनके घर डूबते हैं, प्रशासन मदद करती है, ये सारी चीजें लगातार होती हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमने नेचर के स्पेस में इन्वेड किया है।
ध्यान दीजिएगा, नेचर हमारे स्पेस में नहीं आ रहा है, हम नेचर के स्पेस में चले गए हैं। तो जब हम नेचर के स्पेस में चले जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन अल्टीमेटली होना शुरू हो जाएगा, और यही देखने को मिलता है। तो इसका अप्रोच फिर वही है कि जैसे जापान जैसी कंट्रीज हैं, वहां लोगों ने ये तय किया है कि हर घर के ऊपर प्रॉपर गमले मिलते हैं। उन्होंने इस ढंग से शहर को बना रखा है कि वहां पर प्रॉपर आपको ग्रीनरी मिलेगी और पूरा शहर एक तरह से हीट आइसलैंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लास्टली जो तीसरा अप्रोच है वही काम आएगा। जो पहला अप्रोच है केवल इन्वायरमेंट हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे में हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को हटाना शुरू किया और वहां पर खुद बसना शुरू कर दिया, लेकिन उससे काम नहीं बना। तो लास्टली फिर हमने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना शुरू किया, उससे भी काम नहीं बना। तो अब लास्ट टेक्निक यही है कि इन्वायरमेंट का जो परसेंटेज है वो शहर में उतना ही हो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि नेचर से हार्मनी बनाकर रहा जा पा सकता है, तभी रह पाएंगे लोग। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अल्टीमेटली समय समय पर डिजास्टर आते रहेंगे और उसका नुकसान सब लोग उठाते रहेंगे। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट, इसीलिए इन्वायरमेंट साइंटिस्ट नहीं बोल रहा है, कह रहा है सोशल साइंटिस्ट को क्लियर है कि हमको क्या करना है। सोशल साइंटिस्ट को क्लियर है कि हमें क्या करना है, इसलिए केवल नेचर की बात नहीं किया है, सोशल साइंटिस्ट की बात कर रहा है। हमें एक रीजनरेटिव इकोनॉमी बनाना है जो कि नेचर के साथ हार्मनी में रहती हो। तो जब भी आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि सब आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इंटर रिलेशन रखते हैं, और एक दूसरे से मिलाकर के ही सबको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे एक दूसरे सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या फिर कल्चर हो, सोसाइटी हो, ये सब एक साथ आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इकोनॉमी है। हम जितना भी डिस्ट्रक्शन करते हैं ये इकोनॉमी के एक्सपेंशन के लिए ही करते हैं। अगर हमें एक बिल्डिंग बनाना है, एक मॉल बनाना है, एक पार्क बनाना है, पार्क इन द सेंस मल्टीनेशनल टाइप वाला जो पार्क होता है, नॉर्मल वो पार्क नहीं, वो तो हम ग्रीनरी ही क्रिएट कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने होते हैं, वहां पे मॉल बनाना होता है या ऑफिसेज बनाना होता है या फिर रेसिडेंशियल एरियाज बनाने होते हैं, तो बड़ी इजीली हम इन्वायरमेंट को वाइप ऑफ कर देते हैं और वहां पर बना देते हैं। उससे हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो जाता है, लेकिन सोशल एस्पेक्ट में हम पीछे हो गए, साथ ही इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में हमने लॉस बियर किया। हम उस लॉस को कैलकुलेट नहीं करते। लाइफ में जो चीजें सबसे ज्यादा फ्री हैं या सस्ती हैं वो हमारे सांस लेने का प्रोसेस है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हमने इन्वायरमेंट को खत्म किया तो हम खुद ही फ्रेश एयर नहीं ले पाएंगे, तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को इस ढंग से जनरेट करें जो सोसाइटी से और इन्वायरमेंट से पूरी हार्मनी रखता हो। अगर हम ऐसी इकोनॉमी जनरेट करेंगे कि सोसाइटल एस्पेक्ट में चीजों को कन्वर्ट कर देंगे और इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ देंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम काफी हैवी कॉस्ट पे करेंगे। अगर हमने एक शहर बसा भी लिया जहां सारी बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, और नेचर को वाइप ऑफ कर दिया, और लास्टली एक भूकंप आता है, एक अर्थक्वेक आता है और सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, तो हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सब की सब एक झटके में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो पा रहा है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी के चक्कर में सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया, सारी चीजों को कोलैप्स किया, चीजों को बनाते चले गए, और लास्टली जब हम रुके तो हमें ये एहसास हुआ कि हमने सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे में इकोनॉमी रीजनरेटिव होनी चाहिए और हार्मनी रखना चाहिए नेचर के साथ। साथ ही जो यूज्ड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमको सोचना चाहिए।
क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, अर्थ पे जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। मान लीजिए आपका पानी खत्म हो गया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे ग्रह से कहेंगे लाओ हमको पानी दे दो, वहां है नहीं है वो बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अर्थ का पानी खत्म हो जाए तो आप सीधे कहेंगे कि एक काम करो मार्स वाले से पाइप लगा के पानी निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ मतलब है कि अर्थ में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बैटलफील्ड यही होता है कि हर देश को रिसोर्स के तौर पर एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? अपने पूरी इकोनॉमी को रन करने के लिए उनको फ्यूल चाहिए। फ्यूल इन द सेंस एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के फॉर्म अलग हो सकते हैं। अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर आपके पास ये जो लाइट आ रही है, ये जो मोबाइल चल रहा है, या जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हैं, आप तक इंटरनेट आ रहा है, या आपके पास तभी है क्योंकि वो डिवाइस चार्ज है, रिचार्ज नहीं चार्ज है। वो डिवाइस चार्ज कैसे हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पावर ऑफ, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो एनर्जी आपके घर तक आ रही है, तो उस एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है। अब जिस भी सोर्स से वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, अगर आप पढ़ेंगे जब डीप जाके कि पूरे देश को ग्रिड सिस्टम में बांटा गया है, उस ग्रिड से पावर सप्लाई होती है, वो पावर सप्लाई हमारे घर तक बिजली देती है। अगर वो ग्रिड सिस्टम्स ऑफ हो जाए नेशनल लेवल पे तो पूरे एक बड़े हिस्से की लाइट चली जाएगी। और अगर दो तीन ग्रिड सिस्टम को ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल पर बहुत ताकत लगाई जाती है, बहुत रिसोर्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट उन चीजों को कंट्रोल में रखती है। इसलिए कई बार हमें लगता है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। जिस दिन गवर्नमेंट काम करना बंद कर देगी उस दिन आपके घर में लाइट नहीं आएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे आप कभी कभी सोचते होंगे कि हम किस घर में पैदा हुए, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस देश में पैदा हुए। आप भारत में पैदा हुए, ये आपकी खुशकिस्मती है। थोड़ा सा सीमा के उस पार निकल जाते तो आप खत्म था जीवन। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हो जाते, दिक्कत ये है कि कहा जाता है कि अगर आप जिस भी घर में पैदा हुए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आप मेहनत करके अपने को बदल सकते हैं। पर अगर सरकार ही बैंकरप्ट होगी तब तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ही बैंकरप्ट है तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो सोचिए अगर आप गलत जगह पैदा हो जाते तो सारी समस्या ही बढ़ जाती अल्टीमेटली। तो एक घर में पैदा होने से ज्यादा, उससे भी ज्यादा बड़ा मसला है कि आप किस देश में पैदा हुए हैं। आपको ये लग सकता है किसी भी व्यक्ति को कि वो सफल है, असफल है, या जो भी उसका लाइफ का स्टेटस है, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके पीछे वो उस कंट्री में पैदा हुआ, उसके पीछे गवर्नमेंट काम कर रही है, उस गवर्नमेंट के थ्रू से सारी चीजें मिल रही हैं। अगर गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट है, गवर्नमेंट के पास ही रिसोर्सेज नहीं है, वही अपने को बैलेंस नहीं कर पा रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे बहुत सी ऐसी कंट्रीज हुई जो बैंकरप्ट हो गई। अब पूरी कंट्री ही अगर अपने को नहीं संभाल पाई, देश में सिविल वॉर हो गया, आपस में ही लड़ाई हो रही है, पॉलिसीज नहीं मेंटेन हो रही है, तो अगर एक सरकार ही बैंकरप्ट हो जाए तो फिर नीचे वालों के हाथ में पैसा कहां से आएगा? आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? तो बेसिकली लगातार जब गवर्नमेंट काम कर रही है तब आपके घर तक बिजली भी आ पा रही है। तो जितने भी रिसोर्स हैं, इसीलिए जो रिसोर्स का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। उसके बाद वो ये तय करते हैं कि किस प्राइवेट प्लेयर को उसमें इन्वॉल्व करना है। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो चाहे आपका कोयला हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइट हो, आयरन हो, स्टील हो, सोना हो, चांदी हो, जितनी भी चीजें हैं ये जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, इन सबको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। अगेन इनकी प्राइसिंग से लेकर के सारी चीजें गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो उतना डीप अभी हमको नहीं जाना है। तो बेसिकली जब हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, उसके थ्रू हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है, और कैसे हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं। तो जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं तो जो अर्थ है उसमें रिसोर्स लिमिटेड है, क्योंकि हमारे देश की जो भी जरूरतें हैं इंक्लूडिंग पेट्रोलियम रिलेटेड हो, लंबे समय से ये बात चलती रही, पहले पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में यूज होता था,
धीरे धीरे सीएनजी आया, सीएनजी भी अब कॉस्टली हो रहा है। सीएनजी के बाद अब जो भी आगे फ्यूचर के विकल्प हैं वो हाइड्रोजन हो या बाकी चीजें हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और जो भी एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऐसे वेज इनोवेट कर लिए जाएं या ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर ली जाए जिससे हमारी ऊर्जा की खपत कम होने लगे, तो अल्टीमेटली आपका उतना पैसा जेब में बचने लगेगा। अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, उसके लिए लगातार नेगोशिएशंस होते हैं, जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, वो सब आईआर में आता है, वो हमारा नहीं है अभी सिलेबस में, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बेसिकली जब भी हम बात कर रहे हैं अर्थ में रिसोर्स की, तो जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, बाहर से कहीं लाए नहीं जा सकते, और हर एक नेशन को अपने अपने हिसाब से रिसोर्स मिले हैं, क्योंकि जो भी आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन थी उस हिसाब से आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री सेट हो गई, और जब पॉलिटिकल बाउंड्री सेट हो गई तो उसके भीतर जो रिसोर्स थे उस पर आपका कब्जा था। तो एक तरह से आपने ये तय नहीं किया कि कौन से रिसोर्स आपके होंगे, जिस जगह जिस लोकेशन पर आप थे आपने उन रिसोर्सेस को अपना बना लिया। और अगर रिसोर्स खत्म होते हैं और फिर भी आपको जरूरत है तो वो आपको दूसरे देशों से लेना पड़ेगा, वो आपको महंगा पड़ेगा। और क्या हो अगर पूरे विश्व के मतलब पूरी पृथ्वी के ही रिसोर्स खत्म हो जाएं, तो इसीलिए क्या कहा है यहाँ पर, रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्स अपने पास हैं उनके पर्पस को बार बार मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही चीज को कई बार यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक संसाधन को इस्तेमाल किया और काम नहीं है फेंक दिया, आप उसके वेस्ट करिए। इसीलिए अक्सर कोशिश होती है कि वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बना दिया जाए। ह्यूमन डेफिकेशन से या ह्यूमन वेस्ट मटेरियल से भी कई बार मैन्योर बना दिया जाता है, खाद बना दी जाती है जो खेतों में डाला जाता है, जिससे हमें अनाज मिलता है या खाद्य सामग्री मिलती है। तो कुछ भी किया जाए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनको रीपर्पज किया जाए, उन्हें रीयूज किया जाए, और ये कोशिश किया जाए कि जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल वे है उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन में लाएं। वेस्ट को मिनिमाइज करना, किसी भी काम को करने की ड्यूरेशन में हम वेस्ट इतना ज्यादा ना बढ़ा दें कि उससे प्रॉब्लम होने लगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई कंपनी भी अगर डाल रखा है, कोई केमिकल कंपनी है, तो जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसे प्रॉपर वे में डिकम्पोज किया जाए, क्योंकि जो मटेरियल निकल के आ रहा है आप उसको हटा नहीं सकते। कई बार वो न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल होता है, अगर आप उसे जमीन पे डालेंगे तो जमीन खराब करेगा, पानी में जाएगा तो पानी खराब करेगा, जहां रहेगा वो खराब करेगा, लेकिन आप वेस्ट मटेरियल गायब नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम सब रह रहे हैं तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है कि जब आप इसमें कुछ भी डालेंगे तो उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, तो ठीक उसी तरह हमारे जो पृथ्वी है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो डेली एक्टिविटी है, आपकी बॉडी से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, आपके घर से एक प्रोसेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल रोज निकलता है, क्योंकि जो भी चीजें आप यूटिलाइज करते हो कहाँ जा रहा है। फिर आप सोचिए कि एक तहसील में, एक जिले में, एक राज्य में, फिर एक देश में इस वेस्ट मटेरियल को कैसे मेंटेन किया जाए, और साथ ही साथ ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप कैसे बेस्ट वे में मैनेज करें कि आपका इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो, ये भी सोचना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है, वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए जिससे कि प्रॉब्लम्स कम से कम हो। जो भी डिप्लीटेड रिसोर्सेज हैं उनको वापस से रिप्लेनिश करने की कोशिश की जाए। We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all resources. Innate wisdom of nature कह रहा है हमें लौटना चाहिए innate wisdom of nature herself। इसका क्या मतलब है, इस लाइन को थोड़ा क्लियर करिए। innate wisdom of nature का मतलब है कि प्रकृति या पृथ्वी
अपने को खुद मेंटेन करती है। यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो अपने आप खुद को बैलेंस करते रहते हैं। कहीं पर वो डीप है थोड़ा, लेकिन सिंपल वे में जो आपने अगर पढ़ेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो लगातार पृथ्वी पर काम करते रहते हैं। पृथ्वी अगर ऊपर उठती है तो फिर अपने आप नीचे भी जाती रहती है। ये सारे प्रोसेस अपने आप होते रहते हैं। नदी अगर बह रही है, बहते हुए अलग अलग जगहों से होते हुए समुद्र में जा रही है, वापस वहां से पानी वेपोरेट हो रहा है, वहां से ग्लेशियर्स है, मतलब ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल चल रहा है। और इस चलने के प्रोसेस में जब नदी ओरिजिन पे थी तो साफ थी, रास्ते में आई गंदी हुई, फिर आगे गई, फिर उस पूरे प्रोसेस में पानी अपने को साफ कर लेता है। वो क्या है? नेचर का विजडम है, इनेट नेचर की बात कर रहा है कि पृथ्वी की प्रकृति की जो मूल है वो खुद में ऐसा है कि अपने को ही ठीक कर लेता है, अपने को ही बदल लेता है। तो ये क्या है? पृथ्वी की अपनी ताकत है। तो हमें इसी जगह पर लौटना चाहिए और क्या बनना चाहिए? अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कि हम उन्हीं जो रिसोर्स हैं उनको रीजनरेट कर पाएं, बार बार रिसाइकिल कर पाएं और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएं। तो बेसिकली अभी तक हमने जो समझा वो ये है कि रिसोर्स लिमिटेड हैं, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी प्रॉपर इस्तेमाल किया उसका मिनिमम वेस्ट रखना चाहिए, उसके बाद प्रॉपरली उसे पर्पस के साथ रिसाइकिल करना चाहिए, फिर से रीजनरेट करना चाहिए और यूटिलाइजेशन बेस्ट ऑप्टिमम वे में करना चाहिए। तो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और इसका हमें काफी सोच समझ के यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।